दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु पढ़ेंगे NCERT से। दोस्तों सबसे पहले अपन धातु और अधातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनमें क्या अंतर है वो पढ़ेंगे। उसके बाद धातु का वायु में दहन पढ़ेंगे। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भौतिक गुणधर्म धातु और अधातु। पहला अपने अंतर है धातु और अधातु में। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है, अर्थात धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। दूसरा देखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, अधातुएं कठोर भी हो सकती है लेकिन अधिकतर गैस होती है। दोस्तों अर्थात धातु सामान्यतः कठोर होती है, अधातु कठोर भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर गैस अवस्था में होती है। तीसरा है, धातुएं आघात वर्धीय होती हैं जबकि अधातुएं आघात वर्धीय नहीं होती है। यहाँ आघात वर्धीयता का अर्थ है दोस्तों कि धातु को अपन पीट कर बिल्कुल एक पतली चादर बना सकते हैं, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। अर्थात धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाना, धातु का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातु को अपन पीट कर एक पतली सीट में परिवर्तित कर सकते हैं जबकि अधातुओं के साथ अपन ऐसा नहीं कर सकते। अगला गुणधर्म है इनका, धातुएं तन्य होती है जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है। अर्थात यहाँ तन्य का अर्थ क्या है कि धातुओं को अपन खींचकर एक तार की तरह लंबा कर सकते हैं। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। अर्थात धातु को खींचकर तार के समान लंबा करना तन्यता कहलाता है। अर्थात धातुएं तन्य होती है, अधातुएं नहीं होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जैसे PVC पॉलीवाइलिन क्लोराइड और रबड़। PVC का उपयोग, पॉलीवाइलिन क्लोराइड का उपयोग जो अपने विद्युत धारा वाला तार होता है उसके ऊपर अपन कुचालक पदार्थ के रूप में करते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला है, धातुएं ध्वनिक होती है। ध्वनिक मतलब यदि अपन धातुओं को चोट मारेंगे तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे कहते हैं धातुओं का ध्वनिक गुण। जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। कुछ उदाहरण देखिए धातुओं के, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। अधातुएं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो ये अधिकतर गैस अवस्था में अधातुएं पाई जाती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस अध्याय से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट और अपवाद। अपवाद अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, पारा या मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपन ने ऊपर कहा कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन पारा या मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धीय धातुएं सोना व चांदी है। अर्थात सबसे अधिक आघात वर्धीय धातुएं कौन सी हैं, सोना और चांदी। इसलिए सबसे अधिक आभूषण जो बनते हैं वो सोना और चांदी के बनते हैं, क्योंकि अपन सोना और चांदी को पीट कर एक पतली सीट चादर बना सकते हैं।
देखिए अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, अर्थात सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। मतलब जो सोना है, यदि अपने पास में 1 ग्राम सोना है तो अपन उसको बहुत लंबा खींच के एक पतला तार बना सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा औरतों की जो बाली होती है वो सोने की बनी हुई होती है, क्योंकि जो सोना है इसमें तन्यता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको एक पतला तार बना के बहुत लंबा किया जा सकता है। उष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है। आपसे पूछ ले उष्मा की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो सबसे ऊपर है सिल्वर, सबसे अधिक सुचालक है, उसके बाद कॉपर है। देखिए अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट, अपन ने अभी ऊपर कहा कि धात्वें विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ऐसी 2 धात्वें हैं जो उष्मा की कुचालक होती है, लेड और मरकरी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लेड और मरकरी जो धात्वें हैं ये उष्मा की कुचालक होती हैं। तो आपसे पूछ ले ऐसी धातु कौन सी है जो उष्मा की कुचालक होती है, लेड और मरकरी। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट अपवाद है। हमेशा क्वेश्चन अपवाद में से ही बनता है, क्वेश्चन हमेशा अपवाद में से ही बनता है, क्योंकि ये हाईलाइट क्वेश्चन होते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपवाद हाईलाइट ज़्यादा ही पूछते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, परंतु गैलियम व सीजियम का गलनांक कम होने के कारण हथेली में लेने पर यह पिघल जाती है। धातुओं का अधिकतर गलनांक उच्च होता है, लेकिन ऐसी 2 धातुएं हैं गैलियम और सीजियम जिनका गलनांक बहुत कम होता है। इनका गलनांक इतना कम होता है कि यदि इन्हें अपन अपनी हथेली में ले ले तो ये हथेली में ही पिघल जाती हैं। तो क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी 2 धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर लेने पर वो पिघल जाती है, तो गैलियम और सीजियम। देखिए अगला, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अभी अपन ने कहा था कि आयोडीन जो अधातु होती है ये चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीला होता है। तो क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, आयोडीन। हीरा कार्बन का एक अपरूप है जिसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का अपरूप है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन बनता है कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है वह अधातु है ग्रेफाइट, सुचालक होता है विद्युत का। कार्बन का तीसरा अपरूप है फुलरीन। देखिए आगे, क्षारीय धातु लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम इतनी मुलायम होती है इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका गलनांक व घनत्व बहुत कम होता है। अर्थात क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें अपन आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम बहुत मुलायम होती है, इन्हें आराम से चाकू से भी काटा जा सकता है। आगे देखिए, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी अधातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है। वहाँ पूछा था अधातु और बच्चे समझ गए धातु और उनको याद रह गया पारा, तो सभी पारा करके आए और क्वेश्चन वो गलत हुआ। तो आपको ध्यान रखना है यदि अधातु पूछे तो ब्रोमीन करना है और धातु पूछे तो पारा करना है। अर्थात ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन है, और यदि धातु पूछ ले तो पारा और मरकरी है। तो इसमें आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको अच्छी तरह याद कर ले। ये हो गए साहब धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब देखते हैं धातुओं के साथ कुछ अभिक्रियाएं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुण क्या क्या यह है, और ये धातु वायु के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, लवण के साथ में कैसी अभिक्रिया करती है, और धातु अधातु के साथ में कैसी अभिक्रिया करती है देखेंगे।
धातु के रासायनिक गुणधर्म में। तो पहला अपन ले रहे हैं धातु का वायु में दहन, अर्थात धातु की वायु में क्या अभिक्रिया होती है। और अब सब सभी को बताया कि धातु में क्या होती है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, अर्थात धातु का वायु में दहन। दहन का अर्थ होता है जलना, और वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कोई भी चीज़ है उसके दहन के लिए, जलने के लिए हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो पहला अपना लेते हैं धातु का वायु में दहन, अर्थात धातु की ऑक्सीजन से विक्रिया। जब धातु की ऑक्सीजन से विक्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनते हैं। याद रखिए, धातु की जब ऑक्सीजन से विक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। अर्थात किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो धातु की ऑक्सीजन से विक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगी। जैसे 2Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन, तो अपने बन गया 2CuO कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, 4Al प्लस 3O2, 4Al प्लस 3O2, 2Al2O3, 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अपन ने अध्याय 2 में अपन ने देखा था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ जो धातु ऑक्साइड बन रहे हैं इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और अधातु ऑक्साइड बन रहे हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और अपन ने ये भी देखा था क्यों होता है, क्योंकि जब अपन अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं, तो लवण और जल बन रहे थे अपने उदासीनीकरण के समान ही। लेकिन यहाँ अम्ल त्वरीय क्षार नहीं है, तो सारा काम कौन कर रहा था, धात्विक ऑक्साइड। इसलिए अपन धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या मानते हैं, क्षारीय। इसी प्रकार जब क्षार और अधातु ऑक्साइड की विक्रिया हो रही थी, क्षार और अधातु ऑक्साइड की विक्रिया हो रही थी, तो भी अपने लवण और जल बन रहे थे। यहाँ अपने क्षार भी है और उत्पाद भी लवण और जल बन रहे हैं, लेकिन अपने अधातु ऑक्साइड किसका कार्य कर रहा, अम्ल का। तो अपन कहेंगे अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं, अम्लीय व क्षारीय। कुछ ऑक्साइड है, अपवाद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं। अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये अम्लीय की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षारीय की तरह भी व्यवहार करते हैं। अर्थात यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड की विक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो भी लवण और जल बनेंगे, क्षार से करवाएंगे तो भी लवण और जल बनेंगे। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अभी क्वेश्चन आया था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए, या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो दो ही है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अर्थात ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अर्थात यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की विक्रिया चाहे अम्ल से कराओ चाहे क्षार से कराओ, दोनों में ही क्या बनेगा, लवण और जल। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड दोनों ही क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि दोनों अम्ल व क्षार के साथ विक्रिया करके लवण और जल देते हैं। देखिए विक्रिया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड 6HCl, ये अपने क्या ले लिया, अम्ल। अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विक्रिया हो रही है अम्ल से। क्या बन रहा है, 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O, ये तो हो गया अपने लवण, ये क्या हो गया, जल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ विक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। दूसरा देखिए, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH, ये हो गया अपने क्षार। अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब किससे विक्रिया कर रहा है, क्षार से, तो बन रहा है अपने 2NaAlO2 एल्यूमिनियम सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ भी अपने लवण और जल बन रहे हैं।
अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया चाहे अम्ल से कराओ चाहे क्षार से कराओ, दोनों में ही लवण और जल बन रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। देखिए अगला, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अर्थात दो ऐसे ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कौन से दो धात्विक ऑक्साइड है जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार देते हैं। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, ये बन गया अपने 2NaOH जो कि क्या है, क्षार। दूसरा पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस H2O जल, बन गया अपने 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, क्षार। अर्थात पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अपने पोटेशियम और सोडियम है ये धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, दोनों ही सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत अभिक्रियाशील होती है, इतनी अभिक्रियाशील होती है कि ये खुले में आग पकड़ लेती हैं और जल में भी ये आग पकड़ लेती हैं, इसलिए कि इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे देखिए, सामान्यतः पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है जो इनके संश्लेषण से सुरक्षा करती है। अर्थात जब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो इनके ऊपर एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है जो इनके संश्लेषण से सुरक्षा करती है। संश्लेषण अपन ने अध्याय 1 में ही पढ़ा था और इसमें भी आएगा संश्लेषण, अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और जब लोहे को गर्म किया जाता है अर्थात लोहे की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है या लोहे का दहन होता है तो लोहा और तेज जलता है, लोहा जलकर बिल्कुल लाल हो जाता है, रक्तप्त हो जाता है और तेजी से जलता है। देखिए आगे, सिल्वर व गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी धातुएं जो ऑक्सीजन से अत्यधिक उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करती है वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो धातुएं हैं ये ऑक्सीजन से किसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। आगे देखिए एनोडीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की पतली परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है जो इसकी संश्लेषण से सुरक्षा करती है। देखिए कैसे होता है, अपन एक पात्र लेते हैं उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल डाल देते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और अपन बनाते हैं एक तो एनोड प्लस और एक होता है कैथोड। जब H2SO4 होता है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो जो O है अपने को पता है O2 माइनस होता है, ये किस तरफ आएगा, प्लस की तरफ आएगा, अर्थात ये किस तरफ आएगी, ऑक्सीजन एनोड की तरफ आएगी। तो ये ऑक्सीजन है ये एनोड के चारों ओर एक ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है जो इसकी संश्लेषण से सुरक्षा करती है, इसे क्या कहते हैं, एनोडीकरण। अर्थात एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। देखिए वापस एक पात्र लेंगे उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल डाल देंगे, एक एनोड लेंगे एक लेंगे कैथोड। जब अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होके O2 माइनस होती है तो माइनस आयन है तो किस तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, अर्थात ये आएगा एनोड की तरफ। तो एनोड के चारों ओर ये एक मोटी परत बना लेती है ऑक्साइड की जो एनोड की संश्लेषण से सुरक्षा करती है। अर्थात एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। यदि यहाँ पर एनोड एल्यूमिनियम का लेंगे, किसका लेंगे, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के चारों ओर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाएगी
इसे क्या कहते हैं, एनोडिक किरण। क्यों बनती है, क्योंकि अपने को पता है ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मुक्त होगी और ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर यहाँ ऑक्सीजन की मोटी परत बना लेगी जो इसकी संश्लेषण से रक्षा करती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम। और सबसे मंद अभिक्रियाशील धातु है मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम है। और सबसे मंद पूछे तो मैग्नीशियम है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। दोस्तों सभी टॉपिक चैप्टर टू चैप्टर 10th NCERT बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और जो सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि पूरा जो सिलेबस होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में वो अपने को पता है NCERT बेस्ड ही होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों।